गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है? एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है और ज्यादा मोबाइल पे नहीं है। हाथ चलाओ, हाथ चलाओ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? ये बहुत लड़का का था कि सर एक बार और कुछ थोड़ा सा बताइए, थोड़ा एंजॉय मोटिवेट कीजिए। तो हम ये जो आपको लेके आए हैं, बच्चे का ही रिक्वेस्ट था। वैसे जो हमको बताना था आपको, हम परसों ही आपको बता चुके हैं और बहुत अच्छा उस वीडियो का रिस्पॉन्स आया है। अभी तक मोर और लेस तुम्हारा 2000 बच्चा उसको देख चुका है और पूरा वो वीडियो देखा है, ठीक है? तो मोटिवेट मैं क्या करूं आपको? बस पॉजिटिविटी, कोई निगेटिविटी दिमाग में नहीं आनी चाहिए। एकदम जाइए। कुछ क्वेश्चन हमको लगा कि आपको बतावे, जो बराबर क्वेश्चन वो रिपीट करता रहता है, तो कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, थोड़ा सा बताएंगे कैसे लिखोगे। दूसरा, अब इसमें दो तरह का होता है। कुछ बच्चा ऐसा होता है जो जिसको साइंस से बड़ी डर लगता है, उसको लगता है कि हम साइंस में फेल हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना, 10 क्लास में कोई भी जो पेपर होता है तो उसमें 20 नंबर जो है आपका स्कूल देता है, 80 मार्क्स का सीबीएसई परीक्षा लेता है। तो आपको अगर टोटल लेके चलोगे तो 33 होना चाहिए। तो ये थ्योरी में अगर आपको 14, 15, 16 भी नंबर आ जाता है, 14 नंबर, तो उधर से 20 अगर है तो 14 जोड़ दोगे तो 34 हो जाता है। इसलिए कोशिश क्या करना है आपको कि आपका किसी तरीके से एमसीक्यू, उस वैसे लड़का के बारे में बता रहे हैं जो लड़का अपने को यह समझता है कि हम नहीं पास करेंगे बेटा, उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो कोशिश ये करना कि कम से कम आपका 7-8 एमसीक्यू सही होना चाहिए। थ्योरी पोर्शन में आओ। अब थ्योरी का क्वेश्चन नहीं तुमको छोड़ना है। मान लो कोई क्वेश्चन पूछे हुआ है लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर तुमको नहीं आ रहा है, लेकिन तुम ये कह रहे हो कि नहीं सर ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। वो चैप्टर पढ़े हैं लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, या वो टॉपिक हम पढ़े हैं लेकिन उसका आंसर, तो उसी टॉपिक में जो भी है कुछ तो लिख दो। तो जहां मान लो सपोज करो वो क्वेश्चन 3 नंबर का, आपको 1 नंबर देगा ना। मोर और लेस 38 क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से अगर 1 नंबर, हाफ नंबर भी आपका आ जाता है, इधर मान लो मल्टीपल चॉइस 20 में अगर 6-7 भी अगर ठीक हो जाता है, कभी कभी कुछ बच्चा तो क्या करता है सबका चॉइस ए लिख देता है। तो ऐसे भी ए लिखोगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो 20 में सबका चॉइस ए होगा नहीं का, 4-5 तो हो ही जाता है आपका। कुछ इधर उधर से हेल्प लेते हो तो लड़का पास कर जाता है। एक जो भी आपका कॉपी चेक करता है तो वो भी पॉजिटिव रहता है कि बच्चा मेरे हाथ से फेल नहीं करे। तो वो फेल तब करेगा या तो आप कॉपी ब्लैंक दे देते हो, या क्वेश्चन पूछा है कुछ, आंसर लिख रहे हो कुछ, माने आंसर क्या उस चैप्टर से भी नहीं है, वो किसी दूसरे चीज का लिख रहे हो, वहां पे गड़बड़ होता है। अगर उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी अगर आप लिखते हो उसका आंसर, तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको आ जाएगा। दूसरा चीज बता देते हैं, बहुत लड़का क्या करता है एमसीक्यू में, चॉइस तो लिखता ही है, ABCD 4 चॉइस होता है, उसका आंसर भी लिख देता है। अब होता क्या है कि अगर जब आप आंसर लिख दोगे तो आप एग्जामिनर को बांट देते हो, अगर गलत है तो गलत हो जाएगा। तो आप आंसर क्यों लिखते हो? आप अगर मान लो सपोज करो क्वेश्चन ये देखो आंसर ए है, हम सिर्फ ए लिख दिए, इसको ब्रैकेट भी नहीं करना है। मान लो 2 का है, बी है ऐसे लिख दिए, 3 का है, सी लिख दिए, 4 का है, मान लो डी होता है, हम डी लिख दिए। क्या जरूरी है इसका आंसर लिखने का? क्यों इसमें हम समय लगाएंगे? आंसर लिख देने से थोड़ी है कि उसमें 1.5 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। 1 नंबर का 1 ही नंबर आएगा आपको। मत लिखना है आंसर, खास करके वो स्टूडेंट जो एवरेज है। मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कभी कभी ऐसा कुछ करो कि वो एग्जामिनर को इच्छा है कि नहीं आपको थोड़ा सा नंबर हम बढ़ावे, तो उसको तो थोड़ा स्कोप दो ना, ठीक है? अब मान लो सपोज करो, मैं बता रहे हैं ऐसा होता नहीं है, सपोज करो कोई लड़का सी लिखे हुआ है आंसर, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंसर है डी। बहुत हो सकता है एग्जामिनर ऐसे कर देगा, हो गया डी, 1 नंबर आ गया आपको। जहां पर फेल करता है 1 नंबर 2 नंबर से लड़का अगर फेल कर रहा है तो वहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा करके उसको किसी तरीके से पास कर देता है, ठीक है? तो इस तरीके से परीक्षा में जाइए, एकदम पॉजिटिव होके जाना है। आपको कल भर समय है, परसों है, तो खूब रिवाइज करो, रात में आराम से चद्दर तान के सोना, जो पढ़ लिए सब ठीक है। रिकॉल करने की कोशिश मत करना। वो क्या होता है, जब ऐसे अगर याद करोगे तो लगेगा कुछ नहीं हमको आता है, लेकिन जब आप एक पढ़े हो, अगर आप प्रैक्टिस किए हो,
तो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हो, जब क्वेश्चन देखते हो, तो अपने आप ये कंप्यूटर है अपने आप ऑन हो जाता है, अगर पढ़े हुए हो तब। ठीक है, अब आ जाओ, थोड़ा सा जो हमको बताना था वो तुमको बता दें। फिजिक्स में देख लो, कुछ लड़का बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन को इग्नोर करके पढ़ता नहीं। अब जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ देता है, तो थोड़ा सा याद करके जाना है। मिरर और लेंस न्यूमेरिकल रहता है, रे डायग्राम रहेगा। रे डायग्राम में ध्यान से रखना, और कोई हो ना हो, कनकेव मिरर में आओ एट सी ऑब्जेक्ट और एफ और पी के बीच में। ठीक उसी तरीके से लेंस में जाओगे कन्वेक्स में, तो एट 2f सेम साइज बनेगा और f और o के बीच में। ये 2 डायग्राम जो है तुम्हारा, कभी कभी ये क्वेश्चन रे डायग्राम पूछ देता है, देख लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल तुम्हारा रहेगा। इल्यूजन में रिफ्रैक्शन में हम बता चुके हैं, रेनबो भी आ सकता है, ये प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, स्टार क्यों ट्विंकल करता है, कुछ ना आवे सोझे लिख देना ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रेनबो का हमने आंसर बता दिया था, उसमें 3 फेनोमेना होता है। ठीक है, ह्यूमन आई में आ जाओ। ह्यूमन आई में बेटा हम बता चुके हैं कि डिफेक्ट ऑफ आई का डिफेक्टिव रे डायग्राम और करेक्शन वाला रे डायग्राम, और उसमें कौन सा लेंस यूज करते हो, शॉर्ट साइट और लॉन्ग साइट, इतना लाइट में पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में देख लो, न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें। हाँ, थ्योरी में तुम्हारा हो सकता है पूछ दे, राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ उसका वेरिफिकेशन पूछ देता है। तो ओम्स लॉ तभी ना ओबे होगा जब एक पर्टिकुलर मटेरियल होगा, रेजिस्टेंस अगर फिक्स होगा तो ओम्स लॉ को जैसे जैसे भी बढ़ाओगे तो आई भी उसी रेशियो में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। और पिछले स्लाइड में हम बताए थे कि जिस बच्चे को इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला और ओम्स लॉ आता है, तीनों फार्मूला को अगर मिक्सअप करोगे तो आगे जितना भी पढ़ते हो, हीटिंग इफेक्ट हो, पावर, उसी फार्मूला से डिराइव होता है। तो वो जो लड़का ये फार्मूला डिराइव कर लेता है तो न्यूमेरिकल भी आपका बन जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट में हम बता चुके हैं, लॉ पूरा पढ़ लेना, राइट हैंड रूल, चाहे वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो। हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एकदम पढ़ के जाना, एबे करेगा। ठीक है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये क्वेश्चन सब हम कुछ बता चुके हैं आपको, बायोलॉजी में भी हम बहुत कुछ बता चुके हैं, केमिस्ट्री में भी बता चुके हैं। ये थोड़ा सा हम माने मोर और लेस ये जो क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। तो मोर और लेस 10 या 15 क्वेश्चन है जो रिपीट होता है, वही थोड़ा सा आपको बताने आए, और कोई कुछ नहीं। एंजॉय करो, हंसते रहिए, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, पढ़े हो, रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए अभी से टेंशन नहीं लेना है कि क्या होगा नहीं होगा, जो होगा सब अच्छा ही होता है बेटा। ठीक है, और ये दिमाग से एकदम हटा लो, जब इस धरती पे आए हो, भगवान अगर आपको मुंह दिया है तो खाना भी कहीं ना कहीं से देगा, समझ रहे हो। डिस्टिनेशन फिक्स रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टिनेशन फिक्स है तो हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, काम तो करना है ना। ठीक है, तो अब मान लो परसों जिसका परीक्षा भार बनाने से क्या होगा, जो ही है सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, ये देख लो, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। ये आपका केमिकल रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइसिस में दिए हुआ है। तो इसका क्या होता है, जब आप अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल से देख लो, अब इसको डिकम्पोज करोगे तो ये टूट जाता है H2 प्लस O2। ध्यान से, अब इसको बैलेंस करो, ऑक्सीजन वहां 2 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, यहां 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, तो यहां भी 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, तो यहां पर देखो, अब ये दोनों गैस है, तो वॉल्यूम में मेजर करोगे तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम, तो देखो डबल हुआ। तो आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन होगा डबल वॉल्यूम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, कब, जब 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके चलते हो। अगर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन चलो अभी तीनों मानो लिक्विड और गैस है तो उसी में लो, वॉल्यूम में मेजर कर सकते हो। तो जब 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके चलोगे तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन अगर 1 वॉल्यूम अगर
H2O कर दोगे तो ये हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम, ये हाफ वॉल्यूम, ये एक एक नियम है यूनिटरी। तो यही एक क्वेश्चन पूछा है, ये बराबर बेटा क्वेश्चन पूछता है, लिख दोगे आंसर। तीसरा देखो, which of the following listed metal can displace zinc from its salt solution, give reason for your answer with the chemical equation। अब देख लो यहां पर कॉपर दिया हुआ है, लीड दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, सिल्वर, देख लो सिल्वर, लीड, कॉपर ये सब हाइड्रोजन से नीचे है, तो एक मैग्नीशियम ही जिंक से ऊपर है, तो मैग्नीशियम यहां पर डिस्प्लेस करेगा, जिंक के साल्ट को जिंक को अलग कर देगा। तो रीजन क्या दोगे, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही ना पढ़े हो कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट और सॉल्यूशन। आया समझ में, हो जाएगा आंसर। दूसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया, द रिएक्शन ऑफ मेटल एक्स विथ Fe2O3, देखो फेरिक ऑक्साइड इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स, आइडेंटिफाई मेटल एक्स, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। याद करो मेटल नॉन मेटल में थर्माइट प्रोसेस, समटाइम मोर रिएक्टिव मेटल ऑल्सो यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर एक्स क्या होता है, याद करो ना, अल्युमिनियम को अगर ये आप Fe2O3 से कराओगे रिएक्ट तो क्या होगा, अल्युमिनियम Fe को, ये मोर रिएक्टिव है Fe से, इसको डिस्प्लेस कर देगा, अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। और ये जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए इसको थर्माइट प्रोसेस कहा जाता है। इतना ना हीट निकलता है कि इसका यूज कहां किया जाता है, पटरी को जोड़ने में। देख लेना थर्माइट प्रोसेस, कभी कभी पूछ देता है कि व्हाई इट इज नोन एज थर्माइट प्रोसेस, बिकॉज इट इज द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। दूसरा देखो क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जनरली आप लोग सोचे पढ़ देते हो ऑटोट्रॉफ और एंड हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ, दोज एनिमल व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अदर फॉर द फूड। लेकिन उस हेट्रोट्रॉफ का भी टाइप होता है बेटा, जिसे होलोजोइक होता है, सेप्रोजोइक होता है और पैरासाइट होता है। ये सेप्रोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट से रिलेटेड हो गया, जोइक लगा दोगे तो एनिमल से हो जाएगा। माने ये सेप्रो, देखो कैसे वर्ड पकड़ोगे, सेप्रो एसएपी से होता है स्पॉइल, माने दोज लिविंग थिंग व्हिच इट्स रोटेन, डेड और स्पॉइल फूड। तो जब आप रोटेन, डेड और स्पॉइल बोलते हो तो इसका मतलब आधा तो पार्शियल डाइजेशन बाहर हो गया, सारा है ना, तो डिकम्पोज तो हुआ है। डिकम्पोज में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म। तो सिंपल सेप्रोफाइट में क्या होता है, आधा डाइजेशन बाहर हो जाता है, आधा डाइजेशन भीतर होता है, इसलिए इसका डाइजेस्ट सिस्टम उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है। जैसे प्लांट के केस में देखोगे फंजाई होता है सेप्रो। पैरासाइट क्या होता है, दोज लिविंग थिंग व्हिच इट्स डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या हुआ कि दैट एनिमल डज नॉट नीड द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा, वो तो एकदम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड वो लेता है। तो जनरली पैरासाइट क्या है, जैसे तुम्हारा ये हेड लाइस, मस्क्यूटो आपका ब्लड सक करता है, तो ब्लड में ना डाइजेस्टेड फूड रहता है, तो उसको पैरासाइट कहा जाता है। क्या लिखोगे, पैरासाइट क्या हो गया, living thing which eats digested food, they does not need of digestion, उसमें डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता है। सेप्रोफाइट में क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। सेप्रोफाइट हो गया लिविंग थिंग which eats dead, spoil और rotten फूड मटेरियल। कर लोगे, देख लो ये 2 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा देखो, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट बाइल साल्ट आर इंपोर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट स्टेट रीजन। पढ़े वो डाइजेस्ट सिस्टम में, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। बाइल जूस कहां से, गॉल ब्लैडर से निकलता है। अब क्या होता है, जब स्टोमिक में फूड आता है तो वो फूड हो जाता है एसिडिक। अब स्टोमिक के बाद जो डाइजेशन होता है वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो स्टोमिक के बाद कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज से जो भी एंजाइम निकलती है तो वो एंजाइम एक्टिवेट होता है अल्कलाइन मीडियम में, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से हो फाइनल डाइजेशन। तो बाइल साल्ट क्या करता है, वो एसिडिक फूड को कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन फूड में।
तो उसके चलते जो पेनक्रियाट से जो एंजाइम निकलता है, चाहे वो पेनक्रियाटिक एमाइलेज हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो लाइपेज हो, वो एक्टिवेट हो जाता है। फैट का डाइजेशन देखो क्या होता है, ये बाइल जूस एक और काम करता है। एक तो तुम्हारा एसिडिक मीडियम को क्या किया, अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया। दूसरा ये क्या काम करता है, फैट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा बड़ा होता है, तो ये बाइल सूट उसको क्या करता है, तोड़ के छोटा कर देता है, ग्लोब्यूल, स्मॉल ग्लोब्यूल, आपके एनसीईआरटी में दिया। उसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। स्ट्रीफिकेशन नहीं, इमल्सिफिकेशन। माने वो बाइल साल्ट क्या करता है, एक तो माने एसिडिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम किया, दूसरा इमल्सिफाई द फैट। यही आंसर आपको लिखना है, कर लोगे। दूसरा देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 cm in front of the concave mirror of radius of curvature 30 cm. List 4 characteristic of the image found by the mirror. क्या करोगे, देखो यहां पर कनकेव मिरर पर हो। अब ध्यान से देखो, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा क्या है, ये R जो है ये 30 cm है, तो F इसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 15 cm। ठीक है, अब देख लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 12 cm, देख लो, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, फोकल लेंथ तो 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यानी आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, F और P के बीच में है। अब ना होगा 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। आपका फोकल, मान लो ये देखो, ये यहां से ये 30 है, इसको आधा कर दो तो ये F हो गया, यहां से ये फोकल लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये फोकस के अंदर ना होगा तो यहां पर होगा। तो आप पढ़े हो कि जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होता है तो इसका इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है। आया समझ में, समझ में आया, बोलो, कर लोगे। दूसरा देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है बेटा, इट इज ए मैटर ऑफ चांस वेदर ए कपल विल हैव ए मेल और फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई दिस एसेंस बाय ड्राइंग ए फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट आप सीखे हो XX XY, अब जो आप आंसर किए हो, राइट द माने मैकेनिज्म ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, एक वो पढ़ना है। यहां पर क्या कर दिया, मैटर ऑफ चांस, तो आपका आंसर क्या होगा, इफ लगा के, कि इफ X of the female fertilized with the Y of the male, then the baby is male. If X of the female fertilized with the X of the male, then baby is female. यही लिखना है, इतने आंसर लिखना है। फ्लो चार्ट वही हो गया। ये XX करते हो ना इस तरीके से, ये XY, ये मेल हो गया, फीमेल। तो अब देख लो, अगर ये XX हो गया तो ये क्या हो गया, फीमेल। अगर ये XY से कर लिया तो ये क्या हो गया, मेल। तो यहां पर तो चांस रहता है 50-50% का, 50% मेल 50% फीमेल, लेकिन हम लोगों में एक ही होता है। तो हर बार अगर सपोज करो फीमेल का X क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो जाए मेल के Y से, तो हर बार लड़का होगा। उल्टा भी कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है बेटा, समझ में आ गया। ये मेटल नॉन मेटल से देख लो, मेटल नॉन मेटल में क्या क्या है क्वेश्चन पूछता है। मैं पिछले स्लाइड में भी बता दिया हूं आपको, एक्सट्रैक्शन से 5 नंबर का रहता ही है, खास करके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, दोनों का डायग्राम रिएक्शन याद कर लेना है, बता चुका हूं। एक क्वेश्चन देखो कैसे घूमता है, ये 3 माने ये 5 नंबर में देखो क्या करता है। रीजन पूछ रहा है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटेरियल। जनरली देखोगे जो और कार्बोनेट या सल्फाइड होता है तो उसको डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिडक्शन नहीं कराया जाता है, पहले उसको क्या किया जाता है, कैल्सिलेशन और रोस्टिंग। समझ रहे हो, सल्फाइड ओर के साथ क्या होगा, रोस्टिंग, कार्बोनेट ओर के साथ होगा कैल्सिनेशन। यहां पर देखो मतलब क्या होता है कि यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए वो वहां पे अवेलेबल नहीं होता है,
वो दूर होता है। और आप पढ़े हो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, एकदम कॉमर्शियल है। कोई चीज अगर दूर से लाओगे तो कॉस्ट क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा ना। इसीलिए क्या करता है कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल देते हैं, ये ZnS देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, O2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये टूट जाता है ZnO अब प्लस SO2 में। अब देख लो ये आ गया जिंक ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो हमको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, कोक, वो कहीं भी माइनिंग कोयला मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। इसीलिए यहां पर क्या किया जाता है, या तो कार्बोनेट का ओर हो या सल्फाइड हो। लिख दोगे। दूसरा देखो, आयनिक कंपाउंड जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। याद करो ना क्या बताए थे, आयनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं, वहां पर जो फोर्स जो होता है वो आयंस के चलते, प्लस माइनस के चलते, तो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है एकदम। इसीलिए वो क्या होता है, सॉलिड होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्या लिखोगे, बिकॉज ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स देयरफॉर इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज हाई होगा। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, जब उसको वाटर में रखते हो तब वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। कहा है, जैसे वाटर में रखोगे तो थोड़ा सा इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक हो जाता है, जिसके चलते आयंस फ्री हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देता है। कर लोगे। ये देखो, हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल बट हैज बीन असाइंड ए प्लेस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देख लो, रिएक्टिविटी सर्विस लिखा गया है, सीरीज होगा बेटा ऑफ मेटल। जनरली रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े तो उसमें जनरली क्या होता है, मेटल का रिएक्टिविटी के आधार पे उसको क्या करते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सजाते हो। हाइड्रोजन उसमें आता है बीच में, हाइड्रोजन के नीचे तुम्हारा कॉपर, Au, Ag सब आता है। तो हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, एक होता है, वो लूज भी करता है और गेन भी करता है, इसीलिए उसको उस रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आंसर यही लिखोगे। आया, आगे बढ़े। ये देखो, देखो, द गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन। इसे गैल्वेनाइज्ड में क्या होता है, वो जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक का लेयर लगाया जाता है। तो अगर जिंक का लेयर अगर थोड़ा सा ब्रोकन भी हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आयरन सेफ रहता है। यही आपको जवाब, एक कंफ्यूजन के लिए ब्रोकन शब्द दिया है तो चिंता नहीं करना। दूसरा देखो, व्हाट आर द टू वाइटल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। ये वाइटल शब्द कहां पर जोड़ा जाता है, लिविंग थिंग के साथ। तो आप बताओ, किडनी का क्या क्या दो फंक्शन है, जल्दी बताओ। हम लोगों का जो ह्यूमन किडनी है वो दो काम करता है, एक तो आपके बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन, आपके बॉडी के आयंस और वाटर को बैलेंस रखता है। तो उसको क्या बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या लिखोगे, सिंपल वे में, रिमूव वेस्ट, दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन, यही है। ये देखो, इसमें जोड़ दिया है, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम पूछा है, नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं पूछ रहा है, यूरिनरी सिस्टम एक्सक्रीशन में जो पहला डायग्राम है, बहुत सिंपल। ये किडनी इस तरीके से जो बनाते हो, ये ऐसे देख लो, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर और यूथरा जो लिखते हो, ये डायग्राम बनाना है, लेबलिंग कर देना है। कर लोगे, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन देखो बराबर पूछता है। यहां पर हम नाम दे दिए हैं, सृष्टि हीटेड इथेनॉल विथ ए कंपाउंड ए इन प्रेजेंस ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एब्जॉर्ब ए स्वेट स्मेलिंग कंपाउंड बी। जैसे ही आपको स्वेट स्मेलिंग आवे, सोझे दिमाग में क्या लगा देना है, एस्टरिफिकेशन। और आपको इस सवाल नहीं पढ़े, ईस्टर कैसे बनता है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इतने पढ़ना है, मेरी बात सुन। तो अब आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है आपको, यहां पर देखो, इथेनॉल तो दे ही दिया है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी इज फॉर्म, व्हेन बी इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट गिव बैक इथेनॉल एंड
एक कंपाउंड सी, तो देख लो अब कहता है आइडेंटिफाई ए और सी, तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, सोडियम इथेनोएट हो जाएगा तुम्हारा। देख लो, गिव वन यूज ऑफ ईच कंपाउंड ए एंड बी, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, नेम द रिएक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछता है। दूसरा देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या कराता है, एक और क्वेश्चन होता है इथेनॉल में जो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और वहां पर हाइड्रोकार्बन बनता है तुम्हारा, हाइड्रोजीनेशन, याद करो, डिहाइड्रोजीनेशन। इथेनॉल को अगर हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है, इथीन C2H4। तो वहां भी इस तरीके से वो एक्स करके देगा, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। दूसरा देखो, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन neighborhood, however almost all of it is biodegradable, what impact will it have on the environment or human health। क्या होता है, आपका जो घर का कचरा या वेस्ट जो बाहर, जो मान लो वो बायोडिग्रेडेबल है, तो जब तक वो पूरा डिकम्पोज नहीं होगा तब तक तो क्या होगा, हार्म करेगा ना। तो अगर मान लो जो डिकम्पोजर है, मान लो उस एरिया में डिकम्पोजर का संख्या लिमिट है, आप तो उसको बढ़ा नहीं सकते हो, अब कचरा जमा कर दिए ज्यादा, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्लो होगा। तो जब तक डिकम्पोजिशन होगा फॉल स्मेल आएगा। दूसरा क्या होगा, आप वो जो स्मेल आ रहा है माने वो डिकम्पोज हो रहा है, जर्म को इन्वाइट करेगा, बीमारी फैलेगी, क्या होगा, वहां पर अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाता है। यही 2 पॉइंट यहां पे लिखना है बेटा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना। और बायोलॉजी में बहुत लड़का बायोलॉजी से मत डरो बेटा, एक रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, डबल फर्टिलाइजेशन एकदम याद कर लेना। क्या बोले, बर्थ कंट्रोल पूछे तो खाली पॉइंट लिख देना है, मेथड सबका नाम, वो और में आपका रहेगा, ठीक है। और बोलो, ये देखो हम लोग ऐसे तुम लोगों को बता रहे हैं, ये एक इंस्टीट्यूट हम लोग खोलने जा रहे हैं अगले साल, मैंने इस सेशन से आपका शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन, देख लो, कैरियर इंस्टीट्यूट है, इसका एक ब्रांच आपका बाजार समिति में है और एक ब्रांच आपका यहां भागवत नगर में खुलने जा रहा है। तो इसमें दोनों चीज है, फाउंडेशन भी है 8 to 10 और 11-12 भी है, जिसमें तुम्हारा IIT और नीट की पढ़ाई होगी। और इसमें जो टीचर है सब अपने अपने क्षेत्र के एकदम महारथी हैं। जैसे देख लो, ये फिजिक्स के सर हैं ERS कुमार, जो है ये पहले रेजोनेंस में पढ़ाते थे, अब ये अपना कोचिंग यहाँ चलाते हैं और मोरलेस 17 साल से ये फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। और हर साल इनके इंस्टीट्यूट से खास करके फिजिक्स में 180 में 170 175 हर साल इनके इंस्टीट्यूट से 10-12 बच्चा नीट में और 10-12 बच्चा ये क्या कहते हैं IIT में कंपीट करता है। अब कहोगे सर 10-12 ही क्यों करता है, तो ये फिजिक्स का मालिक है बेटा। अब IIT में केमिस्ट्री और मैथ, खाली फिजिक्स में मार्क्स आने से हो जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बगल में पहचानो कौन है, पहचानो कौन है, समझ ही रहे हो। इसके बगल में देखो, ये सर केमिस्ट्री के हैं, ये फिडजी में पढ़ा रहे हैं। ये देखो नारायणा में पढ़ाएं, आकाश में पढ़ाएं, मोरलेस इनका भी एक्सपीरियंस जो है 17 ईयर का एक्सपीरियंस है और एकदम रिनाउंड सब हैं। माने आप अगर 6 घंटा पढ़ोगे तो ये आपके साथ 8 घंटा मेहनत करेंगे। क्योंकि क्या होता है, IIT हो या नीट हो, जितना क्वेश्चन आप टेकअप करो, क्या होता है जब आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो थ्योरी भी कंप्लीट होने लगता है। खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं ना होगा, क्वेश्चन कैसे घुमाता है, किस तरीके से, तो क्वेश्चन पकड़ोगे तो अपने आप तुम्हारा वो थ्योरी भी होगा। तो ये लोग मेहनती बहुत है। उसके बाद देखो, ये है तुम्हारे मैथ के सर हैं, ठाकुर जी हैं, ये अनअकैडमी में पढ़ाते हैं जी। अब यहां आ गए हैं, इन लोगों को पकड़ के लाया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देखो, ऑक्सीजन कैरियर इंस्टीट्यूट
इसका वेबसाइट भी देखोगे, वहां से इसका फोन नंबर या और भी है। बाजार समिति में किसी से अभी देखोगे, जाओगे बाजार समिति में किसी से पूछोगे ग्रेविटी फिजिक्स बता देगा आपको। तो उसी ग्रेविटी फिजिक्स जहां पर ये सर पढ़ाते थे वहीं पे ये आपका अब तीनों चलेगा। और ये जो आपका 8 to 10 जो देख रहे हो 10th, इसमें आपका साइंस, मैथ, एसएसटी और इंग्लिश 4 विषय मेन चलेगा फाउंडेशन, जिसका ब्रांच खुल रहा है भागवत नगर में। ठीक है, समझ में आया? तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, चिंता नहीं करना है एकदम। वही जो राम रुचि राखा।